शुभागदेवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, विलयन सॉल्यूशन। आज उसका हम तीसरा वीडियो डिस्कस करेंगे, तीसरा पार्ट बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो तीसरे वीडियो में क्या है कि जैसे इसके पहले मैंने पार्ट 2 में आप लोगों को बताया था कि वेपर प्रेशर, लास्ट का जो टॉपिक था वेपर प्रेशर, लिक्विड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसके बारे में मैंने बताया था। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, उसी से रिलेटेड राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। क्या दिया था इन्होंने नियम, क्या कहा था राउल्ट साहब ने? इन्होंने ये कहा कि जो लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वेपर, चूंकि वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए दिया था इन्होंने, वाष्पशील द्रवों के लिए दिया था कि जो द्रव है हमारे वाष्पशील है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वेपराइज होते रहेंगे। वेपराइज होंगे तो जो सॉल्यूशन है उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऊपर की ओर जाना चाहेंगे। तो सतह पे क्या डालेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दबाव डालेंगे। क्योंकि वो वाष्पशील है, हमेशा क्या होंगे, वाष्प बन के ऊपर उड़ना चाहेंगे। तो उनके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, मतलब कि जो वाष्पदाब लगाया जाता है, ठीक है, वो अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है किसके, जो उनके मोल फ्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं, मोल प्रभाज होते हैं। उस विलयन में जो उनके मोल प्रभाज होते हैं वो उनकी क्या होता है, समानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके हिसाब से अब क्या करेंगे, हम कहेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, ठीक है, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। अब क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर exerted by volatile constituent, अब सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट मतलब वाष्पशील अवयव जो है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब क्या है कि अगर कोई विलायक ही समझिए, विलायक का जो वाष्प दाब है, वोलेटाइल विलायक है मतलब वाष्पशील अगर हमारा विलायक है, तो जो उसका दाब है इस विलयन में वो क्या होगा, उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। मोल फ्रैक्शंस की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर विलय विलायक दोनों लेते हैं तो विलय के लिए भी हम लिख सकते हैं और विलायक के लिए भी लिख सकते हैं। इस तरह से अब आते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं इसको आगे कि सपोज करिए अगर हमारे दो कंस्टिट्यूएंट है ए और बी, मिलके क्या बनाते हैं, ए बी टाइप का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो ए का पार्शियल प्रेशर होगा हम उसको पी ए से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर पी ए का पार्शियल प्रेशर वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन की। और वो भी मोल फ्रैक्शन किसका होगा, दैट कंस्टिट्यूएंट। डेफिनेशन मैंने लिखा था कि जिस कंस्टिट्यूएंट का पार्शियल प्रेशर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसी के मोल फ्रैक्शन की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां से जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो हमारा एक कांस्टेंट जनरेट होगा और वो क्या होगा, जैसे इक्वल्स टू P0A। P0 मतलब ये O होता है, P ओरिजिनल बोलते हैं इसको, मतलब जो विलायक का जो ओरिजिनल पार्शियल प्रेशर होगा या विलय का ओरिजिनल पार्शियल प्रेशर, ठीक है, PO भी बोलते हैं या 0 कह लीजिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, P और ये हो जाएगा XA, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम PB के लिए भी निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, P ओरिजिनल B मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट B और मोल फ्रैक्शन B। क्लियर है? तो ये हमारा राउल्ट का नियम था, राउल्ट्स लॉ था। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, कोई दो कंस्टिट्यूएंट मानते हैं ए बी और वो आपस में सॉल्यूशन बनाते हैं ए बी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए।
इन द सॉल्यूशन, ठीक उसी तरह से बी के लिए होगा। अब आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था अगर मोल फ्रैक्शन है ए तो क्या होता है Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, पढ़ा था इसके पहले हमने मोल प्रभास के बारे में। तो उस कंडीशन में क्या आया था XA प्लस XB इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्शियल प्रेशर Pa पार्शियल प्रेशर Pb ये टोटल किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो इस तरह से हम इसको नए तरीके से लिख सकते हैं कि कैपिटल P वो क्या है, टोटल है, वो किसके बराबर है Pa प्लस Pb के, और Pa Pb किसके बराबर थे, P ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ A पार्शियल प्रेशर ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ A मोल फ्रैक्शन, फिर P ओरिजिनल सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा XB। क्लियर है। तो ये हमारा एक नया जनरेट हो गया फार्मूला, ये है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को जनरली हम सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि किसी विलयन में विलय या विलायक का जो आंशिक दाब होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, वो उसके ओरिजिनल मतलब कि अलग पार्शियल प्रेशर और उसके मूल प्रवाह के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा राउल्ट लॉ फिनिश होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। ये ऐसे शॉर्टकट तरीके में या पूरा कंप्लीट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। ध्यान दीजिएगा, आदर्श विलयन क्या होता है, जब हम विलयन बना ही रहे हैं तो आइडियलिटी, उसके आइडियल कंडीशन के बारे में क्या कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा हमारा कि वह विलयन जो राउल्ट्स के नियम का क्या करे, सभी सांद्रता और ताप पर क्या करे, पालन करे। तो अ सॉल्यूशन दैट ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, मतलब क्या है कि जो राउल्ट के नियम का किसी भी सांद्रता और तापमान पर क्या करे, पालन करे, वो क्या हो जाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। अब आदर्श विलयन के लिए कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं। आदर्श विलयन के लिए पहला जो कंडीशन होगा हमारा, आदर्श के लिए राउल्ट्स लॉ को पालन करें तो P इक्वल टू Pa प्लस Pb हो गया। दूसरा डेल्टा V इक्वल टू 0, क्लियर है। और तीसरा हो जाएगा हमारा डेल्टा H इक्वल टू 0। ये तो राउल्ट्स लॉ हो गया। ये डेल्टा V 0 कहने का क्या मतलब है, मतलब कि विलयन में जो हमने विलय और विलायक लिया था, अगर विलायक और विलय 1-1 लीटर का लिया तो विलयन हमारा 2 लीटर का ही बनना चाहिए, न कि उससे ज्यादा या उससे कम। ठीक है। नेक्स्ट डेल्टा H क्या है, हीट के लिए हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं, हीट को डिनोट करते हैं। तो डेल्टा H 0 होना चाहिए, मतलब जब हम विलय और विलायक को आपस में मिक्स करते हैं तो जो विलयन बनना चाहिए वो उसमें क्या है, तापमान में परिवर्तन न हो। ठीक है, विलय और विलायक का जो डेल्टा H है, मतलब अगर विलय का H1 है और विलायक का H2 है तो उनके बीच में डिफरेंस हमेशा क्या होगा, टेम्परेचर में या हीट में क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा ये आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली कह देंगे कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अनादर्श विलयन होगा। सॉल्यूशन that do not obey Raoult's law, वो क्या हो जाएगा हमारा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसके लिए केसेस क्या मिलेंगे हमारे, जैसे हमने अभी आदर्श विलयन के केस के लिए केस पढ़ा, अब क्या हो जाएगा हमारा अनादर्श विलयन के लिए।
तो अनदर्स विलयन के लिए सबसे पहला कि राउल्स के नियम का पालन नहीं करेगा, तो P जो होगा PaPb ये कभी नहीं होगा, मतलब उसके बराबर कभी नहीं होगा। अब जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है या तो बड़ा होगा या कम होगा। तो जब क्या होगा, P बड़ा होगा किससे, Pa और Pb से, तो हमारा दूसरा कंडीशन बनेगा और उसको कहेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव विचलन, मतलब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक है। और जब P क्या होगा हमारा छोटा होगा किससे, Pa प्लस Pb से, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा निगेटिव डेविएशन, मतलब कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। कौन, विलयन प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अब ए बी का देखिए, मैंने अभी आपसे बताया था कि ए प्लस बी मिलके क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने का क्या है, मतलब क्या होगा कि जब क्या होगा, ए का जो होगा, जो हमारा विलय अगर और विलायक जो भी होंगे कंस्टिट्यूएंट, ए के मॉलिक्यूल आपस में ए से बने होंगे, इसके बी और बी से बने होंगे, लेकिन जब विलयन बनता है तो क्या हो जाएंगे, ए और बी से टूट के आपस में ए बी बन के सॉल्यूशन बनेंगे। तो जब इनके बॉन्ड की जो एनर्जी होती है, स्ट्रेंथ होता है, मजबूती होती है, पकड़ होती है, अगर ज्यादा है तो क्या होगा, ए बी कम बनेगा और ए और बी भी आपस में क्या रहेंगे, ऐसे ही बंधे होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा पॉजिटिव डेविएशन से होगा। लेकिन अगर जब हम ए बी को लेते हैं, ए बी का बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ ज्यादा है और इनका कम है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे नॉन आइडियल सोल्यूशन और आइडियल सोल्यूशन क्लियर हो गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, स्थिर क्वाथी विलयन, ध्यान दीजिएगा। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या होता है, जब हम डिफरेंट लिक्विड को आपस में मिक्स कर देते हैं, क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो अगर उनको अलग करना हो, हमें क्या करना हो, अलग करना हो, तो एक हमारे पास तरीका है प्रभाजी आसवन विधि। क्या है, प्रभाजी आसवन विधि। तो प्रभाजी आसवन विधि में हम क्या करते थे कि जनरली नीचे से, जैसे सपोज करिए हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें मिक्स कर लिया कई सारे लिक्विड्स को, सॉल्यूशन बना लिया। अब जब हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो जो डिफरेंट हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जैसे हमारा विलय है, विलायक है, या कई दो या दो से अधिक मिक्सचर है लिक्विड के, तो क्या होगा, सबका एक अपना क्वथनांक होगा और एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट पे आके क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसमें से क्या होगा, कुछ कम ताप पे ही वाष्प में बनेंगे, कुछ उससे ज्यादा ताप पे बनेंगे, कुछ उससे ज्यादा ताप पे बनेंगे। तो उस तरह से क्या होगा, सबका अलग अलग होता है। लेकिन जब विलय और विलायक या सॉल्यूशन में जितने भी कंस्टिट्यूएंट हमारे यहाँ कंस्टिट्यूएंट अवयव है, सबके क्या हो, क्वथनांक लगभग सेम हो जाए, क्या हो जाए, एक बराबर हो जाए, तो उस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, स्थिर क्वाथी विलयन। तो वह विलयन जिसके सभी अवयवों का क्वथनांक क्या हो जाए, समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। अब आते हैं जो हमारा सबसे बड़े मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ही बेटर इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेम्ब्रेन, झिल्ली। मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन सॉलिड या लिक्विड की थिन लेयर, पतली परत होती है, क्या होती है, थिन लेयर ऑफ सॉलिड और लिक्विड, वेरी थिन बोल सकते हैं हम, वेरी थिन लेयर ऑफ सॉलिड और लिक्विड। अब आप कहेंगे सर लिक्विड का कौन सा लेयर बनेगा, सॉलिड का तो होता क्या है कि हमारे जब आप जल पे अगर तेल को गिरा देते हैं, तेल, ठीक है, तो क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन कम होता है, तो वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, तो एक लेयर बनती है ना। ठीक उसी तरह से कुछ ऐसे हमारे केमिकल कंपाउंड्स है जिनके लेयर बन जाते हैं, जैसे CuFeCN6 कॉपर फेरोसाइनाइड कोऑर्डिनेशनल कंपाउंड है, FeCN6, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है, कब, सॉल्यूशन के कंडीशन में, लिक्विड स्टेट में ये मेम्ब्रेन बनाता है, एक झिल्ली बनाता है, थिन लेयर, बहुत ही पतली झिल्ली बनाता है। तो ये एक हमारा केमिकल कंपाउंड है। तो इसी तरह से सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, तो वेरी थिन लेयर ऑफ सॉलिड और लिक्विड, बहुत पतली परत, जो क्या करते हैं, अपने से विलय या विलायक के अणुओं को जाने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मेम्ब्रेन कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? मेम्ब्रेन कहलाते हैं। दैट thin layer of solid or liquid that allow to pass molecules or particles of solvent or solute is known as membrane। ये हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के केस में है, ठीक है, मेम्ब्रेन, ये इस लेवल से हम पढ़ेंगे। अब आते हैं मेम्ब्रेन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो परमिएबिलिटी के हिसाब से, मतलब किसको ये कहां पार होने दे रहा है, किसके, विलेय के या विलायक के अणुओं को। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहला हमारा होगा परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब पारगम्य झिल्ली। परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होगा कि वह मेम्ब्रेन जो अपने से होकर विलेय या विलायक के अणुओं को क्या करे, पार जाने दे। मतलब कि अगर हम क्या करें, अगर हम सॉल्यूशन बनाए, ठीक है, यहाँ पे अगर हम मेम्ब्रेन लगा दें तो यहां से जो उसके अणु है क्या हो जाए, इस भाग से इस भाग में चले आए, तो हमारा क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन का काम करेगा। जैसे सिंपल उदाहरण समझ लीजिए कि जब चना को भिगोते हैं हम लोग, चना या किशमिश होता है, ठीक है, मुनक्का, अगर उसको भी हम क्या करें, भिगो दें, तो क्या हो जाता है, फूल जाता है। मतलब पानी के अणु उसके अंदर चले जाते हैं। चना को भिगोते हैं तो क्या होता है, पानी के अणु जो है चना के अंदर चले जाते हैं। तो क्या उस कंडीशन में क्या होता है, जो चना का ऊपरी परत है, या जो अगर हम किशमिश लेते हैं तो उसका जो ऊपरी परत है वो क्या करता है, उसके अंदर फिर मेम्ब्रेन का काम करता है, झिल्ली का काम करता है, जिससे क्या है, हमारे विलायक के मतलब जल के अणु अंदर चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरा हमारा आएगा नॉन परमिएबल। नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, नॉन परमिएबल मतलब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है, नॉन मतलब नहीं। अब वो क्या करेगा, वो परमिशन नहीं देगा किसको, विलेय या विलायक के अणु को आर पार जाने के लिए, इधर से उधर होने के लिए। तीसरा हमारा आएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि यहां हमने कहा कि विलेय और विलायक के कोई भी अणु क्या हो जाएंगे, आर पार चले जाएंगे, इधर से उधर चले जाएंगे। लेकिन ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है, केवल और केवल विलायक के अणुओं को अंदर मतलब अपने से होकर जाने देता है, पार करने देता है, विलेय के अणुओं को पार करने नहीं देता है। ठीक है, जैसे अगर आप चना और पानी, चने को भिगोते हैं पानी में, तो क्या होता है, जो पानी का रंग होता है कभी कभी चने के रंग का हो जाता है, मतलब क्या है, गंदा हो जाता है पानी। उसका मतलब क्या है कि जो चने के अंदर के कुछ ऐसे हैं मतलब कि पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स, जो क्या है पानी में आ जाते हैं, विलेय के क्या सॉल्यूट के पार्टिकल्स है उधर आ गए और सॉल्वेंट चले गए। और कुछ ऐसे होता है कि क्या है कि ये सिर्फ विलायक के अणुओं को ही अंदर जाने देता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि वह मेम्ब्रेन जो क्या करता है, केवल विलायक के अणुओं को अपने से पार होने देता है, वो सेमी परमिएबल अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेम्ब्रेन। अब इसके बताने का कारण क्या था कि अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, परासरण और विसरण, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम विसरण। देखिए आप लोग गैसों का विसरण पढ़े होंगे, फिजिक्स में डिफ्यूजन रेट भी निकाला होगा आपने, गैस के विसरित होने की दर। तो डिफ्यूजन अब क्या है, गैस तो है नहीं यहाँ पे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सी लॉजिक है कि जब सॉल्यूट क्या करे किसी सॉल्यूशन में, जैसे आप क्या करिए, अगर चीनी और पानी को घोल लीजिए, पहले एक गाढ़ा बना लीजिए विलेयर। अब अगर उसी विलेयर को दूसरे पानी में क्या करिए, डाल दीजिए, तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि एक जगह वो विलेयर ऐसा बनेगा कि एक जगह ज्यादा होगा और एक जगह क्या हो जाएगा, कम मिठास का होगा। जैसे सपोज करिए ये हमारा पानी था, ठीक है, अब हमने क्या किया, चीनी और पानी का एक दूसरा हमने बनाया कंटेनर। अब इसमें चीनी ज्यादा है और इसमें चीनी है ही नहीं, सिर्फ क्या है, वाटर ही है। और ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है किसका, वाटर प्लस शुगर का।
अब इसको अगर इसमें हम डाल देते हैं तो ऐसा नहीं है ना कि इधर से हम लोग डालें तो इधर का भाग ये जो है चीनी यहीं तक रहेगा, इधर का सॉल्यूशन मीठा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो विलेय है मतलब जो चीनी है उसके अणु क्या होते हैं, इधर पूरे भाग में समान रूप से विसरित हो जाते हैं। क्या होते हैं? विसरित हो जाते हैं, मतलब डिफ्यूज हो जाते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। मतलब किसी सॉल्यूशन में विलेय के कणों का समान रूप से विसरित होना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं परासरण, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस थोड़ा सा डिफ्यूजन से थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा अलग है। क्या है? देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो अभी हमने डिफ्यूजन में पढ़ा विलेय के क्या आते हैं, विलेय डिफ्यूज कर रहा है, विसरित हो रहा है। क्या हो रहा है? विसरित हो रहा है। लेकिन अब परासरण में क्या होगा कि जब जो परमिएबल मेम्ब्रेन होगी अब उसमें क्या है, विलायक के अणु स्वतः अपने आप क्या होंगे, पूरे विलयन में डिफ्यूज होके, मतलब क्या होंगे, पूरे विलयन में जाके और सांद्रता को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। मतलब अगर हमने सपोज करके यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा दिया, यहाँ पे प्योर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ पे क्या है हमारा सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन उसका कुछ है। तो अब मेम्ब्रेन अगर हम लगा देते हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन लिख देते हैं, मेम्ब्रेन लगाते हैं, एक झिल्ली लगा देते हैं, तो ये सॉल्वेंट का पार्टिकल जो क्या होगा, अपने आप इधर चला जाएगा, अपने आप इधर जाके ये पूरा क्या है, कंसंट्रेशन को क्या करेगा, टोटल सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक बराबर कर देगा। क्या करेगा? एक बराबर कर देगा। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेल्फ फ्लो ऑफ solvent particle to make a equal concentration in solution is known as osmosis। ठीक है, अब आएंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, अणुसंघ के गुणधर्म। सबसे लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। अणुसंघ के गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसके लिए है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? ये जो हम सॉल्यूशन बनाए हैं उनके अणुओं की संख्या पे डिपेंड करती है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, अणुसंख्य गुणधर्म। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने हैं, चूंकि हम अभी आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन, हर जगह एक शब्द आ रहा है मोल फ्रैक्शन, मतलब क्या है, मोल प्रभाज, यानी कि कितने मोल हमने किस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कितने मोल लिए। मोल के मतलब क्या होगा, मोल का मतलब है उनके अणुओं की संख्या। आपको पता है एक मोल में अवगाद्रो संख्या के बराबर अणुओं की संख्या होती है। तो जितना ज्यादा मोल्स होंगे, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, मतलब अणुओं की संख्या होगी, उसी तरह से उसकी क्या होगी, प्रकृति, उसका प्रॉपर्टी चेंज होता जाएगा। किसका? सॉल्यूशन का। तो अणुसंघ के गुणधर्म में किसी विलयन की वह प्रॉपर्टी या वह गुण जो उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उस विलयन का क्या कहलाएगा, अणुसंघ के गुणधर्म कहलाएगा। अणुसंघ के गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के आएंगे। कैसे आएंगे देखिए, पहला आएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, मतलब वाष्प दाब का रिलेटिव आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ध्यान दीजिएगा, अवनमन मतलब क्या होता है, कम होना। किसका? वेपर प्रेशर का। क्यों कम होगा वेपर प्रेशर, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा है हमारा क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक का उन्नयन, सॉरी, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा होगा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये भी क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, मतलब हिमांक का अवनमन।
हिमांक का अवनमन। चौथा है परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए, धन्यवाद।